जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। साथ ही साथ जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा दोस्तों उसका भी PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से जल्द जुड़ जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा हम क्वेश्चन की अब और बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों की पौधों में उनकी वृद्धि यानी विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में आवश्यकता होती है। तो यहाँ पूछा गया सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कॉपर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कॉपर। नेक्स्ट है एक जीव के लिए विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब क्या हो? तो जब आंखें सिर के दोनों तरफ हो तब वो जीव क्या करेगा? विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर वो देख सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है जिसकी कमी से वाई होता है। एक्स की अवशोषण के लिए जेड की आवश्यकता होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्रमशः कि एक्स वाई और जेड क्या है। तो आपको याद रखना है कि एक्स वाई और जेड क्या है। तो एक्स है आयरन, और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। और इसके अवशोषण के लिए जो है दोस्तों जेड की आवश्यकता होती है। तो जेड क्या है यहाँ पर? तो जेड है यहाँ पर विटामिन सी। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़े को पहचानिए। यूकैरियोटिक जीवों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक जीव अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम कैसे हैं? तो ये यूकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट है हमारा निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है। तो यहां पे पूछा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन का प्रक्रिया के साथ कौन सा जो पद है सही मिलान करता है। तो 5 की अगर हम बात करें तो 5 का अगर राइट आंसर देखें तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। उसके बाद गैस से तरल में बदलना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संघनन। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तरल से ठोस में बदलना यह कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। और ठोस से तरल में बनना यानी सॉलिड से लिक्विड फेज में आना यह क्या कहलाता है? मेल्टिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पौधे के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पौधे के श्वसन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये सत्य है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। श्वसन दिन और रात दोनों समय में होता है। यह परफेक्ट आंसर है दोस्तों। यह सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा अदिति का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। वह हर वर्ष रक्तदान करती है। उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। तो किसी का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वह किसको रक्त दे सकता है? तो याद रखना है आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा वह दे सकती है बी प्लस को, AB को और AB प्लस को। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उदासीन लवण है। उदासीन लवण आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उदासीन लवण है। तो सोडियम क्लोराइड जो है क्या ऐसा दोस्तों, यानी NaCl जो है एक उदासीन लवण है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड का घोल है। तो अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या कार्य करेगा? तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? यह लाल में तब्दील करेगा। अमोनियम क्लोराइड का घोल कैसा होता है? एसिडिक होता है। और एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। वहीं बात करें बेस की तो बेस क्या कार्य करता है? लाल लिटमस को किस में बदल देता है दोस्तों? नीले में बदलता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे ये सभी चीज। करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन की A को B के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है। जब C को B के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता। A, B तथा C की अभिक्रियाशीलता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों? तो इससे निकाल सकते हैं क्या कि ये जो है A ग्रेटर है B से और B जो ग्रेटर है किससे? C से। तो इसका अर्थ हुआ कि A ज्यादा अभिक्रियाशील है B से और B जो है C से ज्यादा अभिक्रियाशील है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों का भंडारण एल्युमिनियम के बर्तन है यहाँ पर दोस्तों मर्तबान में नहीं हो सकता है। तो एल्युमिनियम का जार पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो नहीं हो सकता है। किस खाद्य पदार्थ का जो भंडारण है एल्युमिनियम के जार में नहीं हो सकता है, आपको ये बताना है। तो याद रखना है आंवला, आंवला का जो अचार है उसे हम लोग एल्युमिनियम के जार में नहीं रखते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है क्योंकि, तो डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध क्यों पैदा होती है, तो शुगर इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय ईस्ट बाय द प्रोसेसिंग ऑफ फर्मेंटेशन, यानी खमीरीकरण की क्रिया द्वारा ईस्ट शर्करा को अल्कोहल में क्या कर देता है दोस्तों, परिवर्तित कर देता है, इसलिए डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 30 नंबर की, अमीर एक पियानो के पर्दे को पहले हल्के से और फिर जोर से दबाता है, दूसरी स्थिति में ध्वनि के गुणधर्मों में क्या परिवर्तन होगा। तो दूसरी स्थिति में ध्वनि के गुणधर्मों में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें परिवर्तन होगा कि इट विल लाउडर एंड द पिच विल ऑल्सो हायर, यानी वह प्रबलतर होगी एवं सुर, सुर मतलब तारत्व भी ऊंचा होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निकटवर्ती क्षेत्र ए तथा बी के भिन्न वायुमंडलीय दबाव देखा गया। 10 बजे यानी 10 बजे सुबह में क्या था, तो 773 मिली mmHg था यहाँ पर। एरिया अगर बी की बात करें तो यहाँ था कितना, तो 723 mmHg। 12 बजे देखा गया तो कितना था, 800 mmHg था। 600 mmHg था 2 बजे देखा गया तो यह कितना दिखा हमें 800 mmHg, और ए क्षेत्र में 800 mmHg और बी में 700 mmHg। इसी तरीके से 4 में भी यह दिया हुआ 4 PM यानी शाम को 4 बजे कितना था, ए क्षेत्र में 950 mmHg था और 850 mmHg था। तो आपसे पूछा कि दिन के कौन से समय पर वायु की गति सबसे अधिक होगी, वायु की गति आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक कब होगी, तो यह होगा कब, 12 PM पर, यानी 12 बजे जो रात है 12 बजे उसमें जो होगा वायु की गति सबसे अधिक होगी। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का बी। नेक्स्ट है कि मानव आंख का निकट बिंदु यानी स्पष्ट देख पाने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक सामान्य मानव आंख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन आपसे सत्य पूछा जा रहा है, तो याद रखना है आपको कि द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, याद रखना है, उल्टा होता है और छोटा होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। पूरा डिटेल जो है दोस्तों पीडीएफ में दिया हुआ है, मैं यहाँ पर केवल जो है दोस्तों आंसर बता रहा हूँ, पूरा डिटेल पीडीएफ में मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से जाकर इसका फुल डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गलत कथन का चुनाव कीजिए। गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें गलत कथन कौन सा है, तो इसमें गलत कथन है दोस्तों कि आरंभ होने से पहले एक व्यायामी जानबूझकर अपने हाथों में खुरदरा पदार्थ लगाता है, ठीक है, जिससे गुथना कम हो सके तथा कुशलता बढ़ाई जा सके। गलत आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यही स्टेटमेंट जो है दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर कि खेलने से पूर्व कैरम बोर्ड पर जानबूझकर महीन पाउडर छिड़का जाता है जिससे गुंथना कम हो तथा कुशलता बढ़ाई जाती है। ये तो बिल्कुल सही है कि खेलने के समय हम कैरम बोर्ड पर क्या करते हैं, कुछ पाउडर छिड़कते हैं। नेक्स्ट है कि दौड़ने की प्रतियोगिता में धावक के जूते के तले खांचेदार होते हैं जिससे गुथना कम हो और कुशलता बढ़ाई जा सके, तो ऐसा नहीं होता। गुंथना का अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंग्लिश इसको पढ़ लेते हैं कि इन ट्रैक इवेंट सोल ऑफ एथलीट्स शूज इज ग्रुप्ड टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज इफिशिएंट। तो रिड्यूस नहीं होता, बढ़ाना होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, आपसे पूछा जा रहा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सी जो है यानी 1 और 3 इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी युक्ति अपने कार्य में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है कि कौन जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को फॉलो नहीं करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक हीटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को के सिद्धांत को प्रयोग नहीं करता है, इसमें नहीं प्रयोग होता। जबकि मोटर में, जनरेटर में यानी जनित्र में और विद्युत घंटी ये सभी के सभी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को क्या करते हैं दोस्तों, शो करते हैं। मतलब इसी के अकॉर्डिंग, इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु पानी में तैर रही है और उसके आयतन का 1/4 भाग पानी की सतह से ऊपर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वस्तु पर लग रहा उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक होता है, यानी द बुआयंस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है उपयुक्त कथनों का अध्ययन करें एवं उपयुक्त विकल्प का चयन करें कि कौन सा कथन सही है। कथन है हमारा कि जब विद्युत की धारा किसी तार में से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो बिल्कुल सही है। कारण है कि तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 16 की अगर हम बात करें 19 की अगर हम बात करें तो इसका 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकथन यानी असर्शन, तो इसका सही दिया है, लेकिन कारण इसका गलत है दोस्तों, क्योंकि तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने नहीं होते, कुछ अनुचुंबकीय भी पदार्थ होते हैं, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है उपयुक्त कथनों का ध्यान करें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फिर अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया हुआ 20 नंबर कि पीत की थैली निकलने के ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई यानी घी तेल कम करने की सलाह दी गई। कारण इसका दिया हुआ है, ये कथन नहीं है, ये क्या है कारण। कारण इसका दिया गया है कि अधिक मात्रा में अमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है, ये इसका कारण दिया गया। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर के एक निश्चित यौगिक का आणविक सूत्र X4O6 है। यदि यौगिक के 10 ग्राम में X का 5.62 ग्राम है तो X का परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है कि एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 AMU। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रबल क्षार है, सर्वाधिक प्रबल क्षार आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वाधिक प्रबल क्षार है, तो NH3 जो है वह सर्वाधिक प्रबल क्षार है। नेक्स्ट है निम्न में किस विलयन युग्म को मिलाकर एक अम्लीय बफर विलयन बनाया जा सकता है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बफर विलयन के बारे में, बफर सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विलयन युग्म को मिलाकर एक अम्लीय बफर विलयन बनाया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3COONA एंड CH3COOH। नेक्स्ट आयरन का निर्माण अयस्क से किया जाता है, तो आयरन का निर्माण हम किस अयस्क से करते हैं, तो हेमेटाइट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 4 मेथिल पेंटीन 2 की संरचना है, तो इसकी संरचना क्या हो जाएगा, इसका संरचना हो जाएगा CH3 का होल टू CH डबल बॉन्ड CH3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि पाद विहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे जाते हैं, यानी लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में इसको रखा जाता है, तो इसको जो है जिम्नोफियाना के ऑर्डर में रखा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा होता है, तो प्रोटोजोआ संघ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकोमोटर स्ट्रक्चर, यानी गति विषयक संरचना के आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा होता है। नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो लैंगिक जनन का कोई प्रमाण किसमें हमें देखने को नहीं मिलता है, तो यह नहीं देखने को मिलता है यूग्लिना विरिडिस में, याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लक्षण नहीं है, तो याद रखना है ऑब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवांशिक पदार्थों की अनुपस्थिति जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कंटेन, यानी गुणसूत्रों में होता है, तो गुणसूत्रों में क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सभी के सभी क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोसोन इज रिलेटेड विथ, यानी पारांत रेख का आविष्कार संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है 31 का राइट आंसर हो जाएगा बारबरा मैक क्लिंटॉक से संबंधित है ये। नेक्स्ट है विच वन इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, कौन सा रोग जो है लिंग संलग्न होता है, तो कौन सा रोग होता है, तो यह होता है वर्ण अंधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न से किसकी तीव्रता अधिक होगी, तो निम्न से किसकी तीव्रता अधिक होगी दोस्तों, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट की, यानी आनुवांशिक अपवाहन की जो तीव्रता होगी वह अधिक होगी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम्स, यानी पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये होता है बाइल, और बाइल आपको बताना है इसका जो सिक्रेशन होता है कहां से होता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, निम्नलिखित में कौन एक सरल आवृत्ति गति, सरल आवृत्ति गति से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, यानी दो सिरों पर स्थित तार के माध्यम से चलने वाली तरंग वो कैसा होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है कि टू टर्निंग फोर्क व्हेन साउंड साइमल्टेनियसली गिव वन बीट एवरी 0.2 सेकेंड, द डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज। तो आपसे पूछ रहा है कि दो टर्निंग फोर्क जब एक साथ बजते हैं तो प्रत्येक 0.25 सेकंड में एक बीट उत्पन्न करते हैं, तो उनकी आवृत्तियों का अंतर क्या होगा, यानी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि अ बीम ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स हुज वाइब्रेशन अकर इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, यानी अनुप्रस्थ तरंगों की एक किरण जिसका कंपन उसके गति की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होता है, तो वह कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनपोलराइज, यानी अध्रुवीकृत। नेक्स्ट है कि मानव आंखें निम्नलिखित में से किसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। तो मानव जो आंखें हैं, याद रखना है किसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है, तो ग्रीन लाइट के प्रति जो है मानव जो आंखें सर्वाधिक संवेदनशील होती है। नेक्स्ट है कि पानी पर तैरता हुआ तेल व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है, यह प्रभाव दृश्य होने के लिए तेल की मोटाई होनी चाहिए लगभग, तो तेल की मोटाई इसमें कितना होना चाहिए, तो यह होना चाहिए 10,000 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट सोज इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गुण है, तो यह है दोस्तों ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण यह दर्शाता है कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की फ्रॉनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता लगा। तो याद रखना है कि सौर विकिरण की फ्रॉनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता लगा, तो हीलियम तत्व का पता लगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर एमीटर में बदला जा सकता है। तो याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर में एक लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी एक निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़कर उसे एमीटर में बदला जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, तो 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अज्ञात प्रतिरोध या प्रेरक तत्व पता करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पद्धति में शून्य डिटेक्टर के रूप में इस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो किस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, ये दिया गया है क्या प्रदर्शित करता है। तो मैक्सवेल का जो फील्ड इक्वेशन है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो यह प्रदर्शित करता है एम्पियर्स लॉ को। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। 45 की अगर हम बात करें तो 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं क्या कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो आकर्षित पदार्थ है उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या, पैरामैग्नेटिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विघटन स्थिरांक लैम्डा के लिए संभाव्य इकाई क्या है। तो विघटन के लिए लैम्डा के लिए संभाव्य इकाई क्या है, तो यह है दोस्तों क्या हमारा, तो यह है ऑप्शन डी, यानी 1 डे, यानी एक दिन। 47 नंबर की अगर हम बात करें तो 47 नंबर है हमारा कि एक डायोड बॉल में लगी प्लेट वोल्टता यदि 48 वोल्ट से 50 वोल्ट की जाती है तो प्लेट धारा 60 मिली एम्पियर से बढ़कर 70 मिली एम्पियर हो जाती है। डायोड का गतिक प्लेट प्रतिरोध क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका गतिक प्लेट प्रतिरोध है 200 ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह कौन सा है। तो वह पदार्थ कौन सा है, तो वह पदार्थ है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक कौन है। तो ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है, तो वह है दोस्तों क्रिस्टल वायलेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गैमेटेंजियल कोपुलेशन इज कॉमन इन, यानी युग्मक धानीय संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है। तो यह किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों किसमें, जाइगोमाइसिटीज में यह पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
51 की अगर हम बात करें तो एगार एगार मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। तो एगार एगार जो है मुख्य रूप से हमें कैसे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त होता है हमें गैलेडियम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 52 की अगर हम बात करें तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था थियोफ्रेस्टस के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मार्केंसिया में गोपक यानी कैलिप्ट्रा विकसित होता है। तो मार्केंसिया में गोपक जो होता है किसमें विकसित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडधानी की भित्ति से यानी वॉल ऑफ द वेंटर से यह जो होता है दोस्तों विकसित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है। तो निम्नलिखित पौधों में से कौन सा हरा स्पोर पैदा करता है, तो यह है दोस्तों इक्वीसीटम, जो हरा स्पोर क्या करता है, पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि निम्नलिखित किस अनावृति बीजी अंश में बीज द्विचोलीय माने जा सकते हैं, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्मस जेनस द सीड्स आर सपोज टू बी बिटगेमिक। याद रखना है बिटगेमिक कौन सा होगा, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, इफेड्रा। नेक्स्ट है कि पूरा काल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, उसे कहते हैं। जिस शाखा में हम लोग पूरा काल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पैलियोबॉटनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आम का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो आम का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं दोस्तों, तो आम का जो है हम लोग रसेदार फल भित्ति खाते हैं, यानी फाइब्रस मेसोकार्प जो है इसका हम खाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म की पीढ़ी में द्वितीय कास्ट में ऑरोकैरियन प्रिंटिंग होती है। तो ऑरोकैरियन प्रिंटिंग किसमें होती है, तो याद रखना है यह होता है किसमें, कॉर्डेट्स तथा अगाथीज में, यानी कॉर्डेट्स और अगाथीज में ऑरोकैरियन प्रिंटिंग होता है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से ब्राउन शुगर नामक प्रयुक्त होता है। तो ब्राउन जो शुगर है नाम प्रयुक्त होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ब्राउन शुगर जो नाम प्रयुक्त होता है किसके लिए होता है, तो यह होता है दोस्तों किसके लिए, हीरोइन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हेडकोगेमी इज फाउंड इन, यानी अनात्म परागणता पाई जाती है। तो यह किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है मदार में, यानी कैलोट्रोपिस में यह पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आधी इकाई झिल्ली होती है। तो किस कोशिकांग में जो होती है आधी झिल्ली इकाई होती है, तो वह है स्फेरोजोम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61 का बी होगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है। तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है, तो डीपीडी निर्धारित करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एंजाइम एक्जो एंजाइम नहीं है। एक्जो एंजाइम के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वह एक्जो एंजाइम नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज जो है वह एक एक्जो एंजाइम नहीं है, जबकि याद रखना है प्रोटीएज, लाइपेज और सेलुलोज ये क्या है, एक्जो एंजाइम है। नेक्स्ट है सनाइडेरियन एपिथीलियम पाया जाता है। तो सनाइडेरियन एपिथीलियम कहां पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है नासा मार्ग में, यानी नेसल पैसेज में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट, यानी हृदय के सिस्टोल के दौरान क्या होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, यानी आलिंद और निलय अलग अलग सिकुड़ते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ज्वाला कोशिका होती है। तो ज्वाला फ्लेम सेल जो होता है क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फ्लेम सेल क्या होता है दोस्तों, तो यह एक एक्सक्रीटरी है, यानी उत्सर्जी है कोशिका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कभी एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती है। तो कौन सी जो कोशिका है जो कभी एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती है। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ह्यूमन नर्व सेल, यानी मनुष्य की तंत्रिका कोशिका जो है कभी भी एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां कहलाती है। ऑल मसल विच आर अटैच टू बोन्स आर, क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है दोस्तों केवल रेखित पेशी, यानी ओनली एस्ट्रिएट मसल्स कहलाता है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय,
किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा, यानी अल्फा सेल फॉर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इम्यूनोसेंटेसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है और भ्रूण की अनेक व्याधियों के संसूचन के परिरक्षण किए जा सकते हैं। थ्रो इम्यूनोसेंटेसिस प्यूटल cells can be cultured and tested are detecting various diseases of fetus by। करेक्ट आंसर की बात करें तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी गुणसूत्र प्रारूप द्वारा, यानी कार्योटाइप के द्वारा, एंजाइम प्रोडक्शन यानी एंजाइम उत्पादन द्वारा और डीएनए एनालिसिस द्वारा, इन सभी से होता है इसका परिरक्षण। नेक्स्ट है एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होते हैं दोस्तों? तो ये प्रोटीन्स होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का अगर कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग की जाती है? तो मलेरिया के नियंत्रण के लिए हम लोग कौन सी मछली का प्रयोग करते हैं? तो गैम्बुसिया मछली का प्रयोग करते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का क्या? बी। नेक्स्ट है कि खाद्य जाल में लकड़बग्घा तथा गिद्ध होते हैं, तो खाद्य जाल में लकड़बग्घा और गिद्ध कहां पर होते हैं? तो यह जो होते हैं दोस्तों यह अपमार्जक यानी एस्केवेंजर होते हैं, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कलागहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं क्योंकि इसका कार्य क्या है? यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज कॉल्ड स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन्स बिकॉज इट इज अ कंसर्न्ड विथ। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कार्य क्या है 74 का। तो 74 का इसका कार्य अगर हम देखें तो इसका कार्य क्या? दोनों, यानी सुनना और संतुलन में सहायता करना, ये दोनों इसका कार्य है। नेक्स्ट है कि यदि एक सरल लोलक स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर रहा है तो उसका दोलन काल क्या होगा? तो उसका दोलन काल क्या होगा? तो उसका दोलन काल क्या हो जाएगा? अनंत यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो क्या नियत होगा? तो इसमें क्या नियत होगा दोस्तों? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो नियत होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग इसमें क्या होगा? नियत होगा। नेक्स्ट है त्रिज्या r एक ठोस गोले के स्पर्श रेखा अक्ष के परिक्रमण की त्रिज्या क्या होगी? यानी द रेडियस ऑफ gyrations for a solid sphere of the radius r rotating about the tangential axis is, ये क्या कहलाएगा? तो ये कितना होगा? तो √7/5r। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विन्स के विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम तरंगदैर्घ्य परम ताप के होता है। तो अधिकतम जो तरंगदैर्घ्य है वो परम ताप के क्या होता है? तो यह जो होता है परम ताप के व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है दो एक समान गोले ए और बी का तापमान क्रमशः 7 डिग्री सेल्सियस तथा 17 डिग्री सेल्सियस है, वे किस अनुपात में ऊष्मा विकिरित करेंगे? तो वो किस अनुपात में ऊष्मा विकिरित करेंगे दोस्तों? तो वो 1:1.143 के अनुपात में क्या करेंगे? ऊष्मा को क्या करेंगे दोस्तों? विकिरित करेंगे। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि E जो होता है E वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के T⁴ का, इसी से ये बनेगा। नेक्स्ट है कि E लैम्डा, यदि E लैम्डा और A लैम्डा एक शरीर के उत्सर्जक और अवशोषक शक्ति हैं और कैपिटल E जो लैम्डा है एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन शक्ति है, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार कौन सा संबंध सही है? किरचॉफ के नियम के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध सही है। 80 की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि दो धनात्मक संख्याओं का, तो दोस्तों ये था जो 80 नंबर क्वेश्चन हमारा, ठीक है। 120 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें, जिसमें से 1 से जो 80 तक क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे वो साइंस के थे, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। और 81 से लेकर जो है दोस्तों 81 से लेकर 120 तक इसमें जो है मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका जो PDF है दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से मैथ के क्वेश्चन को बना सकते हैं और इस पूरे PDF का जो है दोस्तों डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।